अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आप सबके। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। ठीक कैसे नहीं होंगे भाई, 11वीं किस्त पढ़ी है ना आपने माला की। आय हाय हाय, सुकून आ गया अंदर तक। वो जो इतने अरसे की फ्रस्ट्रेशन थी ना, वो जो माहिर और माला आपस में क्यों नहीं मिल रहे हैं, माला की शादी क्यों हो गई है ज़ियाद के साथ, माला को उसकी असलियत क्यों नहीं पता चल रही है, माहिर की टांग क्यों टूट गई है, माही के बच्चे को उसने नगीना आंटी ने घुट्टी क्यों दे दी है। इतने अरसे की जो सारी फ्रस्ट्रेशन थी, कुछ अच्छा नहीं हो रहा था। अब फाइनली सब अच्छा होने जा रहा है। माहिर का प्लान काम कर रहा है। लेकिन अभी भी मैंने देखा है फेसबुक पे और कुछ लोगों के तबसरे मैंने देखे हैं, इतने खराब तुक्के मार रहे हैं यार, अभी भी आप लोग मालिक के पीछे पड़े हुए हो। यार अब तो उसकी जान बख्श दो, इतना स्वीट सा बंदा, उसने क्या मतलब ऐसा किया क्या है? क्यों सब उसके पीछे पड़ गए हैं? अभी भी आप लोग कह रहे हो कि जी मालिक सरकार है। वो सरकार कैसे हो सकता है? सरकार रिवील हो गया है। नगीना आंटी सरकार है, एपिसोड 8 में शायद रिवील हो गया था वो। लेकिन अभी भी सब कह रहे हैं मालिक सरकार है। क्यों? क्योंकि उसके बाल सफेद हैं और माहिर को पता है कि जो सरकार है उसके बाल सफेद हैं और मालिक के बाल सफेद हैं, इसलिए मालिक सरकार है। भाई वाह! कैसी बातें करते हो आप लोग? अच्छा, बहुत सारे पॉइंट्स थे जो कि मिसिंग थे, वो अब क्लियर हो गए हैं, लेकिन फिर भी वो आप लोगों को नहीं पता, वो मुझे पता है। क्योंकि मैंने सीआईडी वाली तफ्तीश की और बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स थे जो कि मिस हो रहे थे, जो कि क्लियर नहीं थे, वो अब मैं क्लियर करने वाली हूँ, इसलिए आपने वीडियो एंड तक देखनी है। बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होंगे जहाँ पे आपकी नज़र ही पहले नहीं गई होगी और आप सोचेंगे, वाह! ये तो हमें पता ही नहीं था। वो सारे पॉइंट्स मैं क्लियर करूँगी। इसके अलावा मैं आपको ये बात बताती चलूँ कि कहानी तकरीबन तकरीबन जो पास्ट वाली थी ना, वो अब ख़त्म हो गई है 80% तकरीबन। 20% जो पास्ट है वो अभी तक हमें नहीं पता। इसलिए बहुत सारी मिस्ट्रीज़ हैं जो कि हम सॉल्व नहीं कर पाएँगे, उनको हम फ्यूचर के लिए छोड़ देंगे। लेकिन जो हो चुके हैं वो तो करेंगे ना। और इसके अलावा मैं फ्यूचर भी प्रेडिक्ट करने वाली हूँ कि आगे क्या होगा। वो ना करूँ तो फिर मेरा यहाँ आने का क्या फ़ायदा, है ना? तो वो मैं बताऊँगी कि आगे अब क्या-क्या होगा। चलें जी, सबसे पहले पॉइंट पे आते हैं। हमारा फर्स्ट पॉइंट है ज़ियाद सुल्तान, जो कि अब ज़ियाद सुल्तान कम और ज़ियाद निभा ज़्यादा बन गए। अब शादी के बाद ना उसके असली रंग सामने आ रहे हैं। उसको निब्बस की तरह बहुत सी प्रॉब्लम्स है, जैसे माला टर्की अकेले क्यों जाएगी? माला डार्क लिपस्टिक क्यों लगा रही है? माला को माला क्यों कहते हैं बाहर के बंदे? माला जॉब क्यों करेगी? तो उसके ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो कि छोटे बच्चों को होते हैं और वो भी एक छोटा बच्चा ही है। इसका सबूत आपको मिल जाएगा। अच्छा जी, हम लोग स्क्रीन पे देखें आप लोग, आपको पता चल जाएगा कि जब ज़ियाद अपने अब्बा को बता रहा होता है कि आपको अम्मी को आप पे मुसल्लत किया गया था और आप कभी खुश नहीं रहे। अम्मी और अब्बू उसके जो हैं वो बहुत टॉक्सिक रिश्ते में हैं, वो हर टाइम लड़ते रहते हैं और वो बच्चा वैसे माहौल में बड़ा हुआ है। तो आप इसकी मेंटल कंडीशन को समझ सकते हैं कि वो नॉर्मल बच्चा नहीं है, वो बहुत से ट्रॉमा से गुज़रा है, उसकी बहुत सी इनसिक्योरिटीज़ हैं, उसका कलर सांवला है। सांवले कलर से याद आया, आप लोग को शर्म नहीं आती? उसका जब मज़ाक उड़ाते हो, मज़ाक उड़ाओ, 100 दफ़ा उड़ाओ, लेकिन उसको कालू क्यों कहते हो आप लोग? आप लोग सारे बहुत गोरे हो, कितनी बुरी बात है यार। ठीक है, आपको अच्छा नहीं लगता, आप उसे कुछ भी भेड़िया बुला लो, कुछ और बुला लो, कालू मत कहो यार। अब देखें बहुत से लोग जो आपकी मीम पढ़ रहे हैं, सब गोरे नहीं है ना आपकी तरह। तो कुछ एक आध बंदा बीच में काला भी निकल आता है, क्योंकि अल्लाह ने डिफरेंट मिट्टी से बनाया सारों को, किसी को गोरा, किसी को काला, ये अल्लाह की मर्ज़ी है। तो अब जो बंदा काला है वो आपकी मीम पढ़ेगा, आपको लगता है कि वो हँसेगा? नहीं, वो दुखी हो जाएगा, क्योंकि उसे पता चलेगा कि कालू को तो एज़ अ मज़ाक यूज़ करते हैं वर्ड, मतलब किसी को टॉन्ट करने के लिए ये वर्ड यूज़ किया जाता है। तो उसको दुःख ही होगा ना कि मैं भी काला हूँ। बहुत बुरी बात है, ऐसे मत करें। एनीवे कम टू द पॉइंट। तो ज़ियाद जो है वो सांवला है, लोग उसका मज़ाक उड़ाते हैं, उसको बुरा लगता है। इसके अलावा जो उसकी अम्मा हैं, उसकी तरबियत करने वाली, वो उसकी पता नहीं कैसी तरबियत कर रही हैं। वो उसको दम दरूद वो समझती हैं, उसको समझाती हैं कि ये जो जादू है, ये जादू नहीं है, ये तो दम है, ये तो दुआ है। अच्छा, ये सारी बातें एक साइड पे, ज़ियाद साहब कशमाला से बहुत प्यार करते हैं और ये सच है। ये अलग बात है कि उसकी प्यार करने की डेफ़िनेशन अलग है, उसका प्यार करना माहिर के प्यार करने से बहुत मुख्तलिफ है। माहिर उसको प्रेशराइज़ नहीं करता, माहिर उसको ज़बरदस्ती नहीं कहता, माहिर उसको उसके हाल पे छोड़ देता है, लेकिन ज़ियाद ऐसे नहीं करता। ज़ियाद को अगर वो नहीं मिली तो ज़ियाद जादू करवाता है, जिन्नों की मदद लेता है, सबकी मदद लेता है उसको हासिल करने के लिए। तो ख़ैर अब
लेकिन उससे प्यार करता है, हाँ। अच्छा, इसके अलावा ज़ियाद साहब जो हैं वो कुछ मसाइल का शिकार भी हैं। आपने देखा होगा कि वो गोलियाँ खाते हैं। गोलियाँ क्यों खाते हैं? क्योंकि मुझे लगता है उसका कुछ ऐसे दिमाग के मसाइल हैं, जब उसको लगता है कि उसको कोई चीज़ नहीं मिल रही है या उसकी जो सिचुएशन है जिसमें वो है वो आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है, तो वो एकदम से हाइपर हो जाता है। उसकी जो दिमाग है वो उसके कंट्रोल में नहीं रहता और वो फिर कुछ ऐसा हरकतें कर जाता है या हाइपर हो जाता है, जो कि अच्छा नहीं होता। यहाँ पर जी आ जाएँ जब ज़ियाद और माला जाते हैं रिंग की शॉपिंग करने अपनी शादी से पहले, तो वहाँ पे उसे पता चलता है कि माला उसकी दी हुई चॉकलेट्स नहीं खा रही बल्कि वो तोती खान को दे देती है। तो वहाँ से जी उसको लगता है शॉक कि मैं जो चॉकलेट्स में दम दरूद करवा के जिन-शिन वाले जादू-शादू करवा के इसको दे रहा हूँ, बीबी जी तो खा ही नहीं रही और एकदम से ना वो हाइपर हो जाता है और तभी वो माला के ऊपर चीखता भी है। जब वो घर आता है तो अपनी माँ से कहता है कि कुछ भी ठीक से काम नहीं करा। कर रहा है, अगले हफ्ते तुम्हारा और कशमाला का निकाह है। उन्होंने इयररिंग रोशनी की तरफ ऊँचा किया, फिर उसे उल्टाया, उसका सहारा टूटा हुआ था। वो मेरी दी गई चॉकलेट्स नहीं खाती अम्मी। वो शिकस्त खोरदा सा उनके कदमों में फर्श पे बैठा और उनके घुटनों पे हाथ रख लिए। उसके चेहरे पे ज़माने भर की बेबसी रकम थी। पहले उसकी डेट ऑफ बर्थ गलत थी, अब वो चॉकलेट्स नहीं खाती। हर कुछ दिन बाद एक नई रुकावट आ जाती है। वो दोनों मुठ्ठियाँ भींचे तकलीफ से कह रहा था। नया सहारा लगेगा। उन्होंने अफ़सोस से सर हिलाया और इयररिंग को वापस डिब्बे में डाला। अम्मी कुछ करें वरना सब कुछ खराब हो जाएगा। अगले हफ्ते निकाह है ज़ियाद। उन्होंने अब की दूसरा इयररिंग उठाया तो हाथ में ज़रा सी लर्जिश थी। आपने सुना नहीं? वो मीठा नहीं खाती अम्मी और इसी बात पे हमारा झगड़ा हो गया। अच्छा, यहाँ पे देखें आप कि वो बहुत हाइपर है और वो उससे बहुत ज़्यादा टेंशन्स हैं, परेशानियाँ हैं कि माला चॉकलेट्स नहीं खा रही है, वो मुझे नहीं मिलेगी। तो बंदा प्यार तो करता है यार। नेक्स्ट सीन पे आ जाएँ। उसकी अम्मा कहती है, "आपने दवा ले ली ज़ियाद?" कमरे में खामोशी छा गई। वहाँ कोई आवाज़ ना थी, सिर्फ़ नगीना बेगम की नज़रें थीं जो उसके चेहरे पे जमी थीं। बिना किसी सहर के, वो इनकी निगाहों में दुनिया का सबसे खूबसूरत नौजवान था। ज़ियाद ने नफ़ी में सर हिलाया और गहरी साँस लेकर उठ खड़ा हुआ। "अब लूँगा।" आपको खुशी चाहिए? आप शादी के बाद ही खुश होंगे और खुश रहने के लिए ज़रूरी है कि आप दवा ना छोड़ें। उसके जाने के बाद उन्होंने धीरे से सामने डब्बा रखा बंद किया। चेहरे पे छाया सुकून और इत्मीनान अब रफ्ता-रफ्ता गायब होने लगा था। उन्होंने ऊपर छत की तरफ देखा और ज़ेरे लब बड़बड़ाईं। वो नहीं आएगा, नहीं आएगा। चेहरे पे तफक्कुर भरी लकीरें उभरने लगीं। अब देखें यहाँ भी क्या है कि उसकी अम्मा कह रही है कि आप दवाई लो। आप खुश होगे शादी के बाद ही और खुश रहने के लिए आप दवा ना छोड़ें, कि आप अपने ऊपर से कंट्रोल ना खत्म होने दें, ठीक है? ये वो वाला पॉइंट है। अच्छा, यहाँ पर भी वही वाला जो सीन था उसी का ही आगे से पॉइंट है। जब वो उसको बता रहा होता है कि वो चॉकलेट्स नहीं खा रही तो वो आगे से बताती हैं उसको कि तुम दवा लो। फिर वो कहता है, मेरा मसला दवा से हल नहीं होगा। उन्होंने डब्बा रखा और उसको पहली बार फुर्सत से देखा, फिर मुस्कुराईं। उसके शाने पे अपना बूढ़ा झुर्रियों ज़दा हाथ रखा। मेरा वक़्त करीब है ज़ियाद, मुझे कोई चीज़ नहीं बचा सकती, लेकिन मैं अपने बेटे को उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी देकर जाऊँगी, ये मेरा तुमसे वादा है। ज़ियाद की आँखें भीग गईं, उसने उनके दोनों हाथों को थामा और आँखों से लगाया। सरकार, उसके लबों से अकीदत से निकला, फिर नज़रें उठा के उन्हें देखा। हमने कुछ गलत तो नहीं किया ना अम्मी? हरगिज़ नहीं, वो तमानियत से मुस्कुराईं। मोहब्बत पैदा करना गलत थोड़ी ही है। हम मोहब्बत फैलाते हैं, नफ़रत नहीं और मोहब्बत में सब कुछ जायज़ होता है। उन्होंने अपना हाथ निकाला और उसके सर पे रखा। लेकिन आपको मैंने पहले भी कहा था ज़ियाद, आपको उसे नाराज़ नहीं करना। इस तरह आप उसको खुद से मुतनफ़्फ़र कर देंगे। ज़ियाद ने पेशेमानी से आँखें बंद की। उसको कॉल करें, माफ़ी माँगे और मामला दुरुस्त कर लें। याद रखें, हम मोहब्बत बाँटते हैं, सिर्फ़ मोहब्बत। ज़ियाद सुल्तान ने इस बात में सर हिला दिया। हम मोहब्बत बाँटते हैं। ये देखिए जी, उसकी अम्मा ने उसकी ब्रेन वॉशिंग कैसी की हुई है। हम मोहब्बत बाँटते हैं, मोहब्बत में सब जायज़ होता है, हम तो नफ़रत नहीं फैलाते। ये उसकी अम्मा की ब्रेन वॉशिंग है, वो बेचारा मासूम सा है, उसको नहीं पता इन चीज़ों के बारे में। ख़ैर, नेक्स्ट सीन पे आ जाएँ। नेक्स्ट सीन पे जब उनकी शादी हो जाती है और वो कहता है कि मैंने जाना है मक्का में, तब उसकी अम्मा उसे क्या कहती हैं? अम्मी, मुझे मत रोकिएगा, मैं जाना चाहता हूँ। वो उनके करीब कुर्सी पे आगे को होट के बैठा, सर झुकाए कह रहा था। नगीना बेगम ने पुतलियां सिकोड़ के उसे देखा। वो उसके आर-पार झाँक सकती थीं।
ये वो पहला राज़ नहीं है जो आपने मुझसे रखा है बेटा? वो हल्का-सा चौंका, वो ज़ख्मी-सा मुस्कुराईं। कुछ अरसा कबल तुम्हारे ऊपर खून के छींटे आए थे, कबीरा बेगम के जादू। वो मुस्कुराईं। और तुम मुझे बताते नहीं थे। मैं नहीं चाहता था कि आप परेशान हो। गलत। आप नहीं चाहते थे कि मैं अपनी सारी तवानाई कबीरा पे सर्फ कर दूँ और आपका काम भूल जाऊँ। ज़ियाद के चेहरे पे साया-सा गुज़रा, उसने आवाज़ नीची की। मैंने कहा था कि आप अपनी दम और दुआ से उसको मेरा बना दें। उसकी माँ के साथ कुछ करने के लिए नहीं कहा था। उसकी माँ अगर अपने हवास में होती तो ये शादी कभी ना होती बेटा। वो तनफ़्फ़ुर से मुस्कुराईं। उसकी माँ के साथ जो हुआ उसमें मेरा कसूर नहीं है अम्मी। उसने बेचैनी से पहलू बदला। मैं जानना भी नहीं चाहता कि आपने वो सब कैसे किया। वो जवाबन कुछ नहीं बोलीं, बस उसको देखे गईं। ज़ियाद ने बेचैनी से पहलू बदला। मैं और कशमाला मक्का जा रहे हैं। वहाँ अल्लाह का घर है। मैं हर रोज़ अपने गुनाहों की माफ़ी माँगूँगा। मुझे बहुत अच्छी बीवी मिली है। मैं उसकी कदर करूँगा। हम खुश रहेंगे। जैसे आपके अब्बू और मैं खुश हैं। उनके अंदाज़ में तंज़ था। मैं और कशमाला अब्बू और आपके जैसे नहीं हैं, ना बनेंगे। हम एक-दूसरे से मोहब्बत करते हैं और मैं अपने गुनाह छोड़ चुका हूँ। इसीलिए मैं आपको छोड़ रहा हूँ। ये देखें जी, ये देखें उसकी अम्मा जो हैं, अब ज़ियाद ने नहीं कहा था कि उसकी अम्मा पे जादू करें। ज़ियाद को बस माला चाहिए किसी भी हाल में। उसके ऊपर जब खून के छींटे पड़ते हैं, वो तब भी अपनी अम्मा को नहीं बताता। क्यों नहीं बताता? कि वो जो कर रही है ना दम दरूद, वो उससे ना भटक ना जाएँ। माला मुझे मिले हर हाल में। तो वो उससे बहुत प्यार करता है। वो उसके लिए मक्का जाना चाहता है और मक्का जाके ताकि वो अपनी अम्मा के इन फ़िज़ूल और गंदे कामों से ना जान छुड़ा ले, ठीक है? नेक्स्ट सीन में आएँ जी। इस पैसे के बगैर रह लोगे बेटा, जो आपको मेरे तवस्सुत से मिलता है? ज़ियाद सुल्तान ने मुट्ठी भींच ली, जैसे बहुत ज़ब्त किया हो। रह लूँगा। मुझे आपके भेजे गए पैसे मज़ीद नहीं चाहिए। मैं हिलाल की आमदन पे काम शुरू करूँगा। कशमाला और मैं गुज़ारा कर लेंगे। जिस औरत के लिए आप मुझे छोड़ रहे हो, एक दिन आपको छोड़ देगी। वो बिना पलक झपकाए उसकी आँखों में देख के कह रही थी, लहजे में तलवार की सी काट थी। ज़ियाद सुल्तान को जैसे किसी ने उल्टी छुरी से ज़बह कर दिया। उसने तेज़ी से नफ़ी में सर हिलाया, आँखों में गुलाबी सी नमी उभरी। वो मुझे नहीं छोड़ेगी, वो मेरी तारीक ज़िंदगी में आई रोशनी की किरण है। वो ना रही तो मैं भी नहीं रह सकूँगा, प्लीज़। उसने उनके दोनों हाथ थाम लिए, उसके लहजे में मिन्नत थी। मैं माफ़ी माँगता हूँ आपसे सरकार, आपका दिल दुखाने के लिए, आपको छोड़ के जाने के लिए, गुनाह की ज़िंदगी छोड़ने के लिए। लेकिन प्लीज़ कुछ ऐसा ना करें, जिससे मैं रुक जाऊँ, हमें जाने दें। हाँ, नगीना बेगम ने मुस्कुरा के सर झटका और उसके हाथों से अपना झुर्रियों ज़दा हाथ अलहदा किया। फिर उसे ज़ियाद के सर पे रखा। जैसे आपकी खुशी बेटा। ज़ियाद ने चेहरा उठा के उन्हें देखा। उसकी आंखें भीगी हुई थीं। वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगी। और अगर वो उसकी ज़िंदगी में वापस आ गया? अल्फाज थे या पिघला हुआ शीशा जो किसी ने उसके कानों में उंडेला था। ज़ियाद धीरे से सीधा हुआ। उसकी आंखों में कुछ ऐसा उभरा जो पहले वहाँ नहीं था। वो उसके लिए कोई अहमियत नहीं रखता, ना पहले ना अब। वो उसके लिए मुझे कभी नहीं छोड़ेगी। वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो उठ खड़ा हुआ। नगीना बेगम ने इस बात में सर हिला दिया। उनकी उंगलियां तस्बीह के दाने गिरा रही थी और लब हरकत कर रहे थे। ये देखें जी, मेरे ख्याल से ना जो ज़ियाद है वो नगीना बेगम के बहुत सारे काम किया करता था। बहुत से काम जो है वो तो जिन भी करते हैं, लेकिन ऐसे भी कुछ काम होते हैं जो कि इंसानों के करने के होते हैं। तो वो जो हर मुल्क में घूमता है ना, ट्रैवल करता है, तो वो कुछ नगीना बेगम के काम करता होगा, इसलिए वहाँ जाता होगा, और कुछ उसके अपने भी होते होंगे मज़े या कुछ शौक होंगे। वैसे भी आपको पता है उसको जियोग्राफी का शौक था। तो नगीना बेगम उसको बहुत सारे पैसे देती हैं और वो उन पैसों पे ऐश करता है। लेकिन अब माला के लिए वो पैसे भी छोड़ देगा। उसको ये सारे काम छोड़ने हैं, वो बस अच्छी ज़िंदगी गुज़ारना चाहता है, वो मक्का जाना चाहता है, एक नई स्टार्ट लेना चाहता है। वो अपनी माँ की मिन्नत करता है कि मुझे प्लीज़ जाने दें। और क्या चाहिए आपको? इतना प्यार करते हैं माला से। नेक्स्ट सीन पे आ जाएँ। जब उसकी अम्मा उसको कहती है ना कि वो तुम्हें छोड़ देगी, तो तब वो परेशान हो जाता है और फिर जब वो दोनों माला और ज़ियाद प्लेन में बैठे हुए होते हैं ना, तो वो उससे यही कहता है, "तुम कभी मुझे छोड़ के तो नहीं चली जाओगी?" वो जहाज़ की खिड़की से बाहर फैले बादल देख रही थी, सफ़ेद कॉटन कैंडी जैसे बादल जो छूते ही हथेली पे घुल जाएँ। उसके सवाल पे वो चौंकी, चेहरा मोड़ के उसे देखा। ज़ियाद सीट की पुश्त से टेक लगाए, उदासी से उसे देखते हुए पूछ रहा था। उसके अंदाज़ में बच्चों की सी बेबसी थी, खौफ था, उम्मीद थी। माला मुस्कुरा दी। "ये कैसा सवाल है? बताओ ना, तुम मुझे छोड़ोगी तो नहीं?"
मैं इतनी आसानी से किसी को नहीं छोड़ती, ना मैं दुश्मन बनाती हूँ, लेकिन अगर बना लूँ, तो फिर उस दुश्मनी को आखिरी हद तक पहुँचाती हूँ। वो धीरे से हँस दिया। देखें, वो परेशान है और वो माला से पूछता भी है और इतने बच्चों से पूछता है, बच्चों जैसे अंदाज़ में पूछता है, "ओले ओले ज़्याद क्यूटी।" देखिए थोड़ा-सा नीचे आ जाएँ, तो वो उससे कहता है ना कि तुम्हारा सबसे बड़ा ख्वाब क्या है? फिर वो उससे पूछती है कि तुम्हारा सबसे बड़ा क्या ख्वाब है? देखिए सबसे बड़ा ख्वाब, अब गौर से सुनिएगा, यही कि मेरी एक बीवी हो, मुस्कुरा के मोहब्बत से उसे देखा। ऐसी बीवी जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ, जिसके आने से मेरी ज़िंदगी बदल जाए, मैं एक अच्छा इंसान बन जाऊँ। ये मेरा सबसे बड़ा ख्वाब है। और तुम्हारा? ये देखें जी, बंदे का ख्वाब ही यही है कि वो माला को हासिल कर ले, उसके साथ खुश रहे, उसका अच्छा इंसान बन जाए, अपने आप को बदल दे। वो बदलना चाहता है। और खैर नेक्स्ट सीन पे आ जाते हैं। जब वो मक्का शिफ्ट हो रहे होते हैं, तो वहाँ पर क्यों हो रहे होते हैं, वो माही को बताता है। लेकिन मैं मज़ाक नहीं कर रहा। और हम मक्का इसलिए शिफ्ट हो रहे हैं क्योंकि वहाँ अल्लाह का घर है, वो बाबरकत ज़मीन है। वहाँ जाके शायद मैं नेक इंसान बन जाऊँ। देखें, वो नेक ही इंसान बनना चाहता है। अच्छा जी, और इसके अलावा वो माला को जब बता रहा होता है कि वो मक्का क्यों जाना चाहता है, तब क्या कहता है? देखिए, अब इतने सारे झूठ तो नहीं बोल सकता है ना, तो इसमें कुछ न कुछ सच्चाई है। मैं गुनहगार इंसान हूँ कशमाला। मैंने ज़िंदगी में बहुत से ऐसे गुनाह किए हैं जो मैं बता नहीं सकता, लेकिन वो मेरे और मेरे अल्लाह के दरमियान है। बहुत सा पानी उसकी हलक में जमा होने लगा, उसने बदिक्कत थूक निकला। और जब मैंने तुमसे शादी करने का सोचा था, तो मुझे लगता था कि तुम मुझे कभी कबूल नहीं करोगी, क्योंकि मैं तुम्हारे काबिल नहीं था। तब मैंने अम्मी से कहा था कि फिर से थूक निकला कि वो दुआ मांगे, और उनकी दुआ से तुम मुझे मिली हो। वो उसकी आंखों में झांकते हुए कह रहा था। और मैंने खुद से अहद किया था कि अगर तुम मेरी ज़िंदगी में शामिल हो गई तो मैं अपने आप को बेहतर बनाऊँगा। मैं नेक नहीं हूँ, लेकिन गुनहगार भी नहीं रहूँगा। इसलिए मैं मक्का जाके अपनी नई ज़िंदगी शुरू करना चाहता हूँ। वहाँ अल्लाह का घर है। मैं चाहता हूँ वहाँ जाके अल्लाह ताला से ज़िंदगी में किए तमाम गुनाहों की माफ़ी माँगूँ और हम कोरे कागज़ जैसी नई ज़िंदगी का आगाज़ करें। सो स्वीट। अब आप सब कह रहे होगे अल्लाह जी एक ज़्यादा हमें भी दे दें। लेकिन आप लोग नहीं कहोगे, आप लोगों के ऊपर तो माहिर का स्पेल जो है। ख़ैर नेक्स्ट आ जाएँ जी नेक्स्ट सीन पे। लिविंग रूम में ज़ियाद बड़े सोफ़े पे बैठा था, यूँ के पैर लंबे करके मेज़ पे रखे हुए थे। वो अंदर दाखिल हुई और चेहरे पे मुस्कुराहट ले आया। अच्छा, अच्छा, इससे पहले क्या हुआ था वो मैं आपको बता देती हूँ, उनकी थोड़ी-सी लड़ाई होती है और फिर वो उसको खुश करने के लिए देखें, वो सारी चीज़ों को इग्नोर कर देता है एकदम से और उसे कहता है कि हम ना चाहते हैं कहीं खाना खाने जाते हैं, डिनर करते हैं और बस सब अच्छा हो जाएगा। देखिए वो कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट सीन पे आ जाएँ। अच्छा, अब वो क्या होता है कि वो उसे खोने से भी डरता है। जब उनकी आपस में लड़ाई हो जाती है ना कि वो कहता है, जब उसका पोल खुलने वाला होता है कि मैं तुम्हारे ऑफ़िस में जाऊँगी और तुम्हारे बॉस से बात करूँगी, तो वो तैयार हो जाती है कि अब वो मुझे मार भी सकता है क्योंकि बात ही ऐसी हो रही होती है। वो तैयार थी उसके गुस्से के लिए, उसके चिल्लाने के लिए और जैसे हर दूसरी फ़िल्म, ड्रामे में होता है, वो शायद उस पे हाथ भी उठा दे। उसके बाद क्या होगा वो नहीं जानती थी, लेकिन वो तैयार थी। लेकिन ऐसा कुछ ना हुआ। ज़ियाद सुल्तान चंद लम्हे उसे देखता रहा, फिर उसके कंधे ढीले पड़ गए, माथे की शिकनें खत्म हो गईं। उसने मोबाइल निकाला, चंद बटन दबाए और फिर स्क्रीन उसको दिखाई। उसने अबशर से माला की री-एंट्री जनरेट कर दी थी। जाओ, जो मर्ज़ी करो, तुम्हें मेरी परवाह कब है? वो जैसे दुखी था, नाराज़ था और बेबस भी। ले 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 देखें, गुस्सा होने के बाद भी वो चिल्लाया नहीं, हालाँकि वो तैयार थी कि वो चिल्लाएगा और वो उसकी री-एंट्री जनरेट कर देता है। सो स्वीट। एक और सीन है जी, यहाँ पर आ जाएँ। जब वो चली जाती है तुर्की में और वो पीछे अकेला रह जाता है अपने और अपने जिन्नों के साथ और फिर सरकार की कॉल आती है, मतलब उसकी अम्मी की। तो फिर वो उसे क्या कहती है? डर गए थे कि वो आपको छोड़ देगी? वो मुस्कुराई थी जैसे। जी, डर गया था। मैंने आपको बहुत दफ़ा समझाया था कि बेटा, कि आपको अगर उसके साथ एक लंबी और कामयाब ज़िंदगी गुज़ारनी है तो उसको बहुत तरीके से हैंडल करना होगा और आपने उसको नाराज़ करके भेज दिया। मैं कर लूँगा हैंडल, वो चंद दिन में वापस आ जाएगी। उसकी आवाज़ में कड़वाहट थी। इसलिए वो माहिर फ़रीद से मिली। अच्छा, ये सारी चीज़ें भी इग्नोर करते हैं, इतना टाइम लग जाएगा। बात ये है कि वो परेशान हो जाता है कि वो माहिर फ़रीद से मिली है और वो बस उसको पाना चाहता होता है। इस पूरे पॉइंट का यही मकसद था कि ज़ियाद इतना बुरा नहीं है, उसकी जो ब्रेन वॉशिंग है, वो उसकी अम्मा ने बहुत बुरी तरीके से की है। उसको समझा ही नहीं पाईं उसकी अम्मा। ख़ैर, ये वाला पॉइंट ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं।
हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि हिलाल मैडम हैं कहाँ पे? हिलाल लाहौर में है, ये तो माला ने खुद ही बता दिया है और लाहौर में भी इसीलिए हैं क्योंकि जिस टाइम पे म्यूज़िक बजता है और जिस टाइम पे माला की आँख खुलती है, उस टाइम लाहौर में अज़ान का वक़्त होता है, तो या लाहौर के आस-पास। अब देखें लाहौर में रहता है ज़ियाद भी रहता है, लाहौर में माला भी रहती है। लाहौर में इस वजह से एक और भी बात है कि वो दुबई में वापस नहीं जाएँगे उसके अम्मी-अब्बा, वो बता रहा होता है ना ज़ियाद कि अम्मी और अब्बू अब दुबई वापस नहीं जाएँगे, वो पाकिस्तान में ही रहेंगे। तो ये भी एक बात है कि वो पाकिस्तान में है, दुबई में नहीं है। इसके अलावा बेसमेंट में जब जाती है माला तो उसको वहाँ पे उसकी जो साउंड है म्यूज़िक की वो ज़्यादा आने लग जाती है। पहली बात है वो बेसमेंट में हो सकती है, क्योंकि जब माला को ख्वाब आता है ना, ख्वाब में उसकी माँ आती हैं, तो वो वाला सीन देखें। सीढ़ियाँ तारीक थीं और हर तरफ जाले थे, गर्द थी, वो कदम-कदम चलती नीचे जा रही थी, दफ़अतन उसे खाँसी आई, उसने लबों पे हाथ रखा, फिर चौंकी। सीढ़ियों के इख्तिताम पे नीचे एक हॉल कमरा था, वहाँ कोई खड़ा था, कंधों पे शॉल लिए, कलाइयों में सोने के कंगन। अच्छा अब देखिए उसकी माँ आती है उसके ख्वाब में और सीढ़ियों के इख्तिताम पे नीचे एक हॉल कमरा था। अब सीढ़ियाँ आई हैं देखिए वो वाली जो बेसमेंट है वही आई है उसके ख्वाब में। लेकिन बेसमेंट वाला वो सारा एरिया उसने देख लिया था। नेक्स्ट सीन पे आएँ ज़रा। देखें आखिरी कमरा रह गया है देखने वाला। उसने मुस्कुरा के उँगली में पिरोए मोती को देखा, फिर याद आया। ज़ियाद आगे बढ़ा और आखिरी कमरे का दरवाज़ा खोल दिया। उसमें एक वर्क टेबल रखी थी और मेज़ पे बहुत से चार्टनुमा कागज़ रोल हुए थे। एक तरफ बुक शेल्फ बना था, वहाँ भी बहुत से ऐसे लंबे-लंबे रोल रखे थे। वो कदरे अचंभे से सबको देखती अंदर दाखिल हुई, वहाँ गर्द की महक बहुत शदीद थी। ये क्या है? ये नक्शे हैं। मैं एक ज़माने में नक्शे जमा करता था, मुझे जियोग्राफ़ी पसंद थी। बहुत दिलचस्प। गर्द से वहाँ खड़े होना मुश्किल था, वो बस मुस्कुरा के एक नज़र देखती बाहर निकल आई। अब देखें वहाँ पर तो नहीं है हिलाल, क्योंकि उसने पूरी बेसमेंट देख ली होती है। लेकिन शायद कमरे के अंदर कोई कमरा हो सकता है ना? या शायद कुछ ऐसा बना हुआ है उसी घर में या उसके आस-पास। लेकिन एक मेरा शक ये भी जाता है कि नगीना बेगम तो व्हीलचेयर पे चलती हैं ना, तो वो कैसे सीढ़ियों पे नीचे आ सकती हैं व्हीलचेयर यूज़ करके? शायद निम्रा ये पॉइंट मिस कर रही है कि व्हीलचेयर नीचे मुश्किल है लाना या शायद लेकिन ज़्यादातर यही हिंट्स जाते हैं इस तरफ ही कि वो बेसमेंट में ही है और किसी कमरे में ही है, कमरे के अंदर किसी कमरे में या इस तरह से ही, क्योंकि ख्वाब में वही आ रही है ना बार-बार और वो बेसमेंट में जाती है तो म्यूज़िक भी ऊँचा हो जाता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट भी ज़ियाद के रिलेटेड ही है। ज़ियाद की बहुत तारीफ़ें होंगी, अब इसका थोड़ा असल चेहरे की तरफ आ जाते हैं जो आप लोगों का फ़ेवरेट है। असल चेहरा ये है कि ज़ियाद सुल्तान माला को प्यार तो करता है लेकिन वो उसको सबसे कट ऑफ करके अपने साथ रखना चाहता है। जैसे बिल्कुल उसको कैद करना चाहता है एक तरह से कि उसका उसकी फैमिली के साथ रिलेशन ख़त्म हो जाए, उसका कोई जानने वाला ना हो, उसका कोई दोस्त ना हो। ये सारी चीज़ें तो क्लियर थी क्योंकि वो जब ये भी पता चल गया हमें जब उसको दुबई में जॉब मिलती है तो वो फ़ौरन से उसी टाइम पे ही दुबई से रिज़ाइन करता है और मक्का में आ जाता है। इसके अलावा वो जैसे ही ना माला को बहुत कॉन्फिडेंट देखता है तो उसको पॉइंट आउट कर देता है कि तुम्हारी तो एक्ने आ रही है। तो वो इस तरह के काम करता है। इसके अलावा जब उसे पता चलता है कि उसका यहाँ पे कोई जानने वाला है, तो तब भी वो कह देता है कि परेशान हो जाता है ना। अच्छा, इसके अलावा वो वीज़ाज़ जो हैं वो भी उसके पास काफ़ी सारे हैं और वो उसने उसको नहीं बताया हुआ। इसके अलावा वो उसको मुईद की शादी पे नहीं जाने देना चाहता, वो क्यों नहीं जाने देना चाहता कि वो बस अपनी फैमिली के साथ ना रहे, उसकी फैमिली उसको मतलब मशवरे ना दे दे या उसको कुछ वो बस उसको ना मेंटली ट्रैप करना चाह रहा है कि उसकी जो सारी सपोर्ट सिस्टम है वो ख़त्म हो जाए और टोटली डिपेंड हो जाए ज़ियाद सुल्तान पे। ख़ैर, अब चाहता है बहुत से बंदे ऐसे चाहते हैं, पता नहीं क्यों? ये कुछ सीन्स हैं अगर आप इन पे देखें, तो आपको तब पता चलता रहेगा जब तक वो उसको बताती है कि मुझे कुछ मिल गया है, मुझे मसले का हल मिल गया है। ज़ियाद सुल्तान की भूख दूसरी दफ़ा मर सी गई, चावलों का जायका हलक को कड़वा कर गया, वो बेदिली से पानी गिलास में अंडेलने लगा। तो वो ऐसा करता रहता है जब तक उसे पता चलता रहता है। अच्छा, इसके अलावा वो उसे कहता है कि तुम्हें अपनी स्किन का ख़्याल रखना चाहिए। जता के कहती हुए पीछे से हट गया। क्यों? क्योंकि वो उसे कॉन्फिडेंट होने ही नहीं देना चाहता। वो चाहता ही नहीं कि वो अपने पैरों पे खड़ी हो। ख़ैर, ज़ियाद की भी कोई अपनी ही साइकी है। और जब उसको पता चलता है कि रामीन कह रही होती है ना कि माला किसी को दुश्मन बना ले तो कब्र तक पहुँच जाती है, तो ज़ियाद का हलक खुशक होने लगा। उसने तेज़ी से पानी का गिलास उठाया और गटागट पी गया।
वाह जी वाह! वो एकदम से बेचारे का गला खुशक हो जाता है। ख़ैर, इसके अलावा यहाँ पे रामीन का ज़िक्र आया, यार कितनी अच्छी सहेली है, बिल्कुल सच-सच बताती है। उस सफ़ूरा से तो जान छुटी है, शुक्र है। ऐसे दोस्तों से अल्लाह पनाह दे। हमारा नेक्स्ट पॉइंट बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वो है नैनी। जैसे कि सरकार ने इसको पागल बनाया हुआ है कि वो मर्द है, ये माहिर सोचता है और वो मर्द ही तलाश कर रहा है। लेकिन असल में तो सरकार जी आंटी निकल आई हैं। इसी तरह नैनी को भी वो औरत ढूँढ रहे हैं और वो तो नाना निकल आए हैं, मतलब माहिर वरीद। यार क्या गेम खेला है उसने। अच्छा, ये गेम वो कब शुरू करता है? वो तब शुरू करता है जब उसको हिलाल की लाश मिलती है। लाश झूठी-मूठी की होती है, सच्ची नहीं होती है। लेकिन वो उसको सच समझ के आ जाता है। सच क्यों समझता है? क्योंकि वो कहता है कि सरकार है, वो हमेशा अपने गेम में मुझे फँसाता है। ये वाला सीन देखें जी। वो हमेशा जीतता रहेगा और मैं उसकी हासिल तलाश में हमेशा नाकाम रहूँगा, क्योंकि ये खेल उसका बनाया हुआ है। लेकिन मैं अब उसका खेल नहीं खेलूँगा, मैं सरकार को नहीं ढूँढूँगा, इस तरह मुझे हिलाल कभी नहीं मिलेगी। फिर कैसे मिलेगी? मैं अपना खेल तरतीब दूँगा। हम वापस इसलिए आ गए ताकि वो यकीन कर ले कि मैं हिलाल की मौत को तस्लीम कर चुका हूँ और वो रिलैक्स हो जाए। जब वो रिलैक्स होगा तो वो कोई गलती करेगा। और अगर उसके जिन्नात ने उसको बता दिया, बीरबल ने आँखें घुमाई। ख़ैर जो कुछ भी था, जो माहिर है ना इस पॉइंट पे जब वो उसकी लाश को देखता है, नकली वाली लाश को, तो वो इस पॉइंट पे एक कहानी तरतीब देता है। और फिर वो कहता है कि हाँ ठीक है, हिलाल मर गई है, सबको यही अफ़वाह फैला देता है। फिर उसका मेमोरियल डिनर जब होता है ना हिलाल का, तब वो क्या कहता है? फ़ेयरी टेल्स में कहते हैं कि हर देव की जान एक फ़ाख्ता में बंद होती है। वो उदासी से मुस्कुराया। मेरी जान हिलाल में बंद थी। वो चली गई है, अब ज़िंदगी में कुछ भी वैसा नहीं रहेगा। उसने उस मेज़ को देखा जहाँ हिलाल का बड़ा-सा पोर्ट्रेट रखा था। हिलाल जहाँ भी होगी, मुझे यकीन है कि वो आराम से होगी, एक बेहतर जगह पे। उसकी नैनी उसकी ऐसे ही हिफाज़त करेगी जैसे वो दुनिया में करती थी। सोगवारियत से कहती हुए वो रुका और जैसे वज़ाहत की। हिलाल की नैनी भी हिलाल के साथ खो गई थी। उसकी लाश भी नहीं मिल सकी। उम्मीद है कि वो हिलाल के साथ होगी। यहाँ पे इस पॉइंट पे उसके माइंड में ये गेम चलती है कि हिलाल की नैनी को भी बीच में ऐड करते हैं। अब देखिए किसी के फरिश्तों को भी नहीं पता कोई नैनी भी थी या कुछ भी ऐसा सीन था। सिर्फ़ माहिर और हिलाल की आपस की बात थी कि मैं तुम्हारी नैनी हूँ और तो वहाँ से वो उनको कन्फ्यूज़ करते हैं ताकि वो नैनी की तलाश शुरू कर दें। नैनी को उन्होंने क्यों तलाशना है वो तो अब हमें भी उस एक्सीडेंट का नहीं पता ना कि सब कैसे होता है। तो वो उनकी गवाह है, वो ये तो सोच सकते हैं ना कि ये वो गवाह है, उसने सब कुछ देखा है तो हम लोगों को वो भी चाहिए, उसको भी मार दें वरना वो हमारा राज़ फ़ाश कर देगी। तो उन्होंने नैनी को ढूँढना होता है। ख़ैर नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाएँ अगर, तो जब चंगेज़ की और उसकी बात होती है तो वो कहता है कि मैं उसकी हिफ़ाज़त कर सकता हूँ, तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करूँगा। चंगेज़ को कहता है कि मैं नैनी की हिफ़ाज़त कर सकता हूँ, ज़ाहिर-सी बात है नैनी वो खुद है। उससे नेक्स्ट सीन में आ जाएँ तो जो चंगेज़ है, वो कहता है कि ये उस वक़्त की बात है जब तुम लोग लंदन में रहते थे। तुम 3 अफ़राद आए थे, लेकिन वापसी पे तुम 4 थे। तुम्हारे साथ एक औरत भी यहाँ से गई थी, जिसको तुमने हिलाल की नैनी के तौर पे हायर किया था। अब देखें एक नैनी के तौर पे हायर किया था, ये खुद से बनाई हुई बात है या सच्ची में कोई औरत साथ लेके गए होंगे क्योंकि रिकॉर्ड्स में ना कि 3 अफ़राद आए थे लेकिन गए 4 है, चौथा कौन था? अभी बीच में एक पॉइंट मिसिंग है, तो वो अभी तक रिवील नहीं हो सका। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हिलाल। रपुंज़ल जैसी गुड़िया, माहिर की फ़ाख्ता, माहिर की जान, बीरबल की बहन, बहुत सारी चीज़ें हैं हिलाल के बारे में, वो बहुत क्यूट है, हम सब अपने माइंड में उसको इमेजिन कर चुके हैं और उसको इतना अच्छा से बताया हुआ है ना कि उसके कर्ली बाल हैं, वो भी कमर से नीचे तक जाते हैं और छोटी-सी बच्ची कितने लंबे बाल आप खुद इमेजिन करें, कितनी क्यूट लगती होगी ना वो। ख़ैर वो है ही नहीं, लेकिन होगी तो प्यारी ही होगी। अच्छा, हिलाल के बारे में बहुत सी चीज़ें हैं। एक तो वो सहरे इश्क से पैदा हुआ बच्चा है और उसके पास पावर्स हैं। हालाँकि रियल में ऐसा कुछ नहीं होता, कोई ऐसे बच्चे में पावर्स नहीं आती हैं, लेकिन स्टोरी में उसके पास बहुत सारी पावर्स हैं। पहली पावर क्या है जी? इस सीन पर आ जाएँ। जब माहिर और बीबल और हिलाल जब वो आपस में खेल-कूद रहे होते हैं, वेकेशंस पे होते हैं, तो वो उसको बताता है कि रपुंज़ल को टावर में कैद किया कर लिया था, तो वो कहती है कि वो बोर होती होगी, उसके पास इंटरनेट नहीं था। तो जब बताता है बीरबल उसको ऐसे होता होगा, तो फिर वो कहती है कि नहीं, वो बोर नहीं होती थी, वो गुनगुना के अपनी माँ को बुला रही थी। अब देखिए वो चौंक जाते हैं, वो माहिर उसको कहता है कि कहानी में उसकी माँ का ज़िक्र नहीं है। फिर वो कहती है, वो अपनी माँ को बुला रही थी। वो ज़ोर देकर बोली। कुछ था उसके अंदाज़ में जो माहिर चौंक के उसे देखने लगा। ऐसे क्यों कह रही हो? हिलाल अपनी मुड़ी हुई पलकों वाली आँखों से चंद लम्हे उसे देखती रही। मेरी नैनी कौन है? उसका सवाल गैर मुतवक्के था।
अब देखें, ये बहुत पहले की बात है, तो तब भी उसको पता था कि मैं ऐसे कैद हो जाऊँगी और फिर मैं अपनी माँ को बुलाऊँगी। है ना? मज़े की बात। हिलाल को फ्यूचर का भी पता है, वो बहुत आगे की फ्यूचर का और उसे लेकिन समझ नहीं आती, लेकिन उसको आइडिया हो जाता है कि ये होगा। नेक्स्ट सीन है माहिर के ऑफिस का, जब माहिर और हिलाल, बहुत पहले की बात है कि वो आपस में बैठे हुए बातें कर रहे होते हैं और माहिर को जो जिन है वो उसका बार बार नाम लेके तंग कर रहा होता है। हिलाल भी उधर बैठ के पेंटिंग कर रही होती है और फिर जब वो कहती है कि वो आप इसको आंसर कर दो ना, तो फिर वो हैरान हो जाता है कि आपको भी आवाज आ रही है। फिर वो कहती है वो मुझसे डरता है, वो सब मुझसे डरते हैं। फिर उसने चेहरा ऊपर किया और बुक शेल्फ की तरफ देखा। उसकी नजरें किसी नादीदा शय पे मरकूज थीं। जाओ यहाँ से, मेरे भाई को तंग मत करो, गो अवे, नरमी से पुकारा। फिर चेहरा उसकी तरफ वापस मोड़ा जो सीने से घुटने लगाए खौफजदा सा बैठा था। वो चला गया है, आप इस घोड़े को पानी में फेंक दो। उसने वापस कलरिंग बुक उठा ली। क्यों? क्योंकि वो गर्म है, पानी में ठंडा हो जाएगा। वो अब सर झुकाए रंग भर रही थी। स्केचबुक पे एक टॉवर बना था जिसके ऊपर खड़ी खिड़की में रपंजल खड़ी थी और उसके लंबे बाल टॉवर से नीचे लटक रहे थे। तुम्हें ये सब कैसे मालूम है हिलाल? वो संजीदगी से पूछ रहा था। रंगत बदस्तूर उड़ी हुई थी। हिलाल शम्स ने भूरी आंखें निगाहें उठा के उसे देखा। फिर वो धीरे से मुस्कुराई और हल्के से कंधे उचकाए। आई डोंट नो। वो चेहरा झुका के अब रपंजल के बालों में रंग भरने लगी। उसने रपंजल के बाल घुंघराले बनाए थे। देखें, एक तो वो जिन्नों को देख सकती है, उनसे बात कर सकती है और उसने कहा है कि वो डरता है मुझसे, वो सब मुझसे डरते हैं। तो हिलाल के पास ऐसी पावर्स हैं कि उससे जिन डरते हैं। खैर, उसे पास्ट का भी पता है, उसे फ्यूचर का भी पता है, उसे ये भी पता है कि जिन भी उससे डरते हैं। 2 पावर्स हो गई। तीसरी पावर ये है कि जब नगीना बेगम यानी कि सरकार उसके पास आती है अपनी व्हीलचेयर पे, तो फिर वो उसे बताती है। सबसे पहले रश हुआ शुरू हुई थी। दीवार को देखते हिलाल के लब फड़फड़ाए। वो तीनों चौंक के उसे देखने लगे। फिर बाजुओं पे नील के निशान उभरने लगे, लम्स, सोजन। अंदरानी और विलायत ने नासमझी से एक दूसरे को देखा, लेकिन नगीना बेगम की मुस्कुराहट गायब हो गई। उनका बायां हाथ बेख्तियार अपनी दाएं बाजू पे रेंग गया। फिर तुम रातों को अचानक बेदार होने लगी, ऐसे कि तुम पसीने में नहाई होती थी। तुम्हें सांस चढ़ने लगा और हर वक्त जिस्म पे खारिश रहने लगी। उसके लब हिल रहे थे, आंखें खिला में कुछ देख रही थी। तुम्हारी हड्डियों में दर्द रहने लगा, क्योंकि वो तुम्हारी हड्डियों के अंदर था। उसने गर्दन जरा सी मोड़ी, ऐसे कि नगीना बेगम उसका नीम रुख देख सकती थी। कैंसर। अंदरानी ने बरहमी से उसे घूरा, लेकिन वो यकटक उसे देख रही थी। वो अब भी तुम्हारी हड्डियों में है और वो बढ़ता जाएगा। तुम्हारा जिस्म ठंडा पड़ने लगेगा, हर वक्त खारिश होगी, भूख नहीं लगेगी, तुम्हारा सांस मुश्किल हो जाएगा और फिर इसी तरह तुम मर जाओगी। ये देखें, हिलाल को पता है कि उसको क्या-क्या हुआ था, ख़ारिश हुई थी, सोजन हुई थी और फिर उसके बाद उसको कैंसर हो गया था, वो कैसे उठी, उसको कैसे पसीने आए, ये भी पता है हिलाल को। उसको ये भी पता है कि उसका जिस्म जब ठंडा पड़ जाएगा, ख़ारिश होगी, भूख नहीं लगेगी और फिर वो मर जाएगी। हिलाल के पास बहुत सारी पावर्स हैं, वाह! इसलिए हिलाल के पीछे सब पड़े हुए हैं शायद। और एक और बात ना, जब वहीं वेकेशंस जब हो रही थी, तो बीरबल उसकी कोई वीडियो बनाता है और वो वीडियो अपलोड भी कर देता है इंस्टाग्राम पे और फिर जब माला उस वीडियो को देखती है इतने अरसे के बाद और उसे क्या लगता है, उकब में किचन काउंटर पे एक म्यूजिक बॉक्स रखा था जिसके साथ एक लड़की खड़ी थी। उसके घुंघराले बाल कमर से नीचे तक गिरते थे और वो कोहनियाँ काउंटर पे जमाए एक हाथ से मुस्कुराते हुए म्यूजिक बॉक्स की चाबी घुमा रही थी। उसको पहचानती थी। माहिर ने उसे उस लड़की की तस्वीर दिखाई थी, हिलाल। म्यूजिक बॉक्स में बना टॉवर गोल गोल घूमने लगा। आवाज हनूस बंद थी। उसी पर लड़की ने निगाहें उठाई और कैमरे में देखा। ऐसे लगा वो उसे देख रही है। उसकी रीढ़ की हड्डी में ऐसी सनसनीखेज लहर दौड़ गई। जो हिलाल है उसे तब भी पता था कि ये वीडियो माला देखेगी और वो उसको इसी तरह से देखती है। वाह जी वाह! माला हिलाल मान गया आपको। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास म्यूजिक बॉक्स जिसमें से हैप्पी बर्थडे टू यू की आवाज़ें आती हैं और वो माला को सुनाई देती हैं। माला को क्यों सुनाई देती हैं? अब ये मेरी थियरी है, वो सुन लें। जो म्यूजिक बॉक्स है वो माहिर ने दिया हुआ होता है हिलाल को, जो कि उसका बर्थडे गिफ्ट होता है। अच्छा, ये एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ क्या हो गई कि जो आपको ये तो पता है ना कि माँ जो है वो पहुँचाती है पैगाम वग़ैरह मरने के बाद, तो हिलाल की माँ भी मरी हुई है, वो भी अपनी बच्ची की हिफ़ाज़त करेगी। तो वो क्या करती है, उसका जो लॉकेट होता है, वो मालिक को मिल जाता है। जब वो उसको यकीन दिलाने के लिए मालिक के पास आती है क्या नाम था? राबेल, हाँ, राबेल मालिक के पास आती है कि तुम मेरा यकीन कर लो, देखो मैं अपनी माँ तुम्हारी माँ का लॉकेट तुम्हें वापस कर रही हूँ।
अब देखें वो जो लॉकेट है वो था तो उसका ही ना, राबेल का ही था, तो वो अपना लॉकेट मालिक को दे देती है। मालिक वो लॉकेट माला को दे देता है। माला को पहले वो आवाज़ें नहीं आई थी हैप्पी बर्थडे वाली, लेकिन अपनी शादी से 1 दिन पहले ना वो पहन लेती है। जब उसको प्रपोज़ करते जा तो उस दिन वो फ़ाख्ता वाला लॉकेट पहन लेती है। अब वो लॉकेट जब उसके जैसे ही गले में आता है, उसका और हिलाल का कनेक्शन बन जाता है। जैसे हिलाल अपनी माँ को बुलाती है, वो कहती है ना कि वो अपनी माँ को बुलाती है। वो नगीना बेगम भी उसके कमरे में आती हैं और कहती हैं कि ये अपनी माँ को बुलाती है म्यूज़िक से, है ना? तो वो अपनी माँ को बुलाती है, माँ का जो लॉकेट है वो माला के पास है, तो माला को उसकी आवाज़ आती है। हाउ स्वीट! कितनी मज़े की बात है ना? अब माला उसको ढूँढ लेगी, है ना? हाय मज़ा आएगा। नेक्स्ट पॉइंट है जी दुआ का। जैसे कि ज़ियाद कहता है कि मैंने अपनी अम्मी से कहा था कि वो दुआ करें और फिर मुझे माला मिल गई। इसी तरह जो कबीरा बेगम है, ज़ाहिर बात है उसने भी सैर इश्क कराया। माहिर बहुत अच्छे से सारी चीज़ें ये एनालाइज़ करता है कि तुम गरीब-सी थी, प्यारी भी नहीं थी, ना इख़्लाक़ अच्छा था, लेकिन तुम्हें बहुत अमीर और खूबसूरत सादान मिल जाता है। तो ज़ाहिर बात है तुमने सैर इश्क ही कराया। फिर वो कहती है नहीं मैंने सैर इश्क नहीं करवाया, मैंने दम करवाया था कि दुआ करवाई थी। दुआ करवाई थी और फिर उसका बेटा गायब हो जाता है। तो वो कहता है कि जैसे मेरी बहन गायब हो गई है, वैसे ही तुम्हारा बेटा भी गायब हो गया है। फिर वो कहती है मैंने सहर इश्क नहीं कराया था, मैंने दुआ करवाई थी। अब देखें उसको तो नहीं पता ना कि उसने सहर इश्क करवाया था। अगर आप पुरानी एपिसोड्स में जाएँ वहाँ पर देखें जब माही जो है वो किसी डॉक्टर क्या नाम था? जो इबाद का कोई टीचर था, उससे जब बात करती है तो वो कहती है ना कि ये जादू के बारे में पूछती है। शुरू के एपिसोड्स हैं तो वो उसे बताता है मुझे उसका नाम नहीं आ रहा डॉक्टर का। तो वो उसको कहता है कि बहुत से ना लोगों को ये भी नहीं पता होता कि वो जादू करवा रहे हैं। वो बस उनके पास जाते हैं कि हमें दम कर दें, दुआ कर दें और वो उन पे जादू कर देते हैं। वो एक सास जाती है आमिल के पास कि मेरे बहू के ना कोई ऐसा तावीज़ कर दें कि उसे चुप लग जाए। अब उसका ऐसा जादू करवाता है, उसका कोई एक्सीडेंट करवा देता है, उसको बीमार कर देता है कि वो बोल ही नहीं पाती। तो जादू वैसे नहीं काम कर रहे होते जैसे हम सोच रहे हैं। अब ये भी सोच के जाती होगी किसी आमिल के पास कि दुआ कर दें और वो जादू कर देता है और फिर सहर इश्क हो जाता है। ख़ैर अब ज़ाहिर-सी बात है नगीना बेगम सरकार एक ही तो नहीं है ना जो ये सहर इश्क करता है, कोई और बाबा भी होगा जो कि अब मर गया है और वो मर गया है उससे पहले उसने आलियान को कहीं गायब करा दिया। एक और बात, ये ज़्यादा आप लोगों को क्यों लगता है कि कबीरा बेगम का बेटा है? किस एंगल से लगता है आप लोगों को? अब ज़ाहिर-सी बात है कबीरा बेगम खुद तो अपने बेटे को पहचान ही लेती ना। अजीब बातें करते हो आप लोग भी। वो नगीना का ही बेटा है। एक तो उन दोनों का कलर सांवला है, दूसरा नगीना बेगम बहुत प्यार करती हैं ज़ियाद से, अपने बच्चे के जैसे। बच्चा ही है ना उसका। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जी कैंडल्स। अच्छा, जब माला आती है, मक्का में आ जाती है तो सारे गिफ्ट्स वो खोल चुकी होती है सिवाय उस एक के। उसने टेप उतारी और वो नफीस सा स्याह-सफ़ेद बॉक्स खोला। फिर अंदर मौजूद शय निकाली। वो जो मेलोन की एक सेंटेड कैंडल थी जो शीशे के जार में कैद थी। इंग्लिश बियर एंड फ्रीसिया का फ्लेवर ऊपर दर्ज था। उसने सिल्वर ढक्कन उठाया और सफ़ेद मोम को सूंघा। उसे सेंटेड कैंडल्स का इतना तजुर्बा नहीं था। बहरहाल खुशबू अच्छी थी। वो ढक्कन वापस बंद करने वाली थी जब कुछ नज़र आया। एक छोटा-सा स्टिकी नोट्स ढक्कन के अंदर की तरफ लगा था। बर्न इट व्हेन यू फील अलोन। अब ये देखें नीचे एम लिखा हुआ है। अब ज़ाहिर-सी बात है माही के गिफ्ट्स हैं तो ये माही ही होगी। आप सबके माइंड में यही आ रहा है कि एम फॉर माही। नहीं, नहीं, वो एम फॉर माही नहीं है। आप ज़रा पीछे एक और सीन है वहाँ पर जाएँ अगर, तो जो माहिर है वो हिलाल को कैंडल्स देता है। कौन-सी कैंडल्स देता है? जिनके अंदर 3 स्याह धागे फासले-फासले पे लगे थे। और ये भी वही कैंडल है और उसके ऊपर भी ऐसे ही 3 स्याह धागे हैं। अब इसके अंदर क्या है ये तो हमें फ्यूचर में पता चलेगा जब ज़ियाद उसके साथ ज़ुल्म करेगा, वो अकेली रह जाएगी, तन्हा हो जाएगी, तो फिर उस कैंडल को लगाएगी और उसके अंदर से पता नहीं क्या निकलेगा, कोई चाबी निकलेगी, कोई जिन निकल आएगा या कुछ भी निकलेगा, वो माला की मदद करेगा। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फ्लैशलाइट। अच्छा जब माला की माँ की डेथ हो जाती है तो वो जो डॉक्टर है डॉक्टर वोहरा नहीं कुछ ऐसा ही नाम था, वो उसको बताती है कि मैंने कहा ना कशमाला, माँ बच्चे को नहीं भूलती, वो अपने बच्चे के साथ सारी उम्र रहती है। तुम्हारी माँ कहीं नहीं गई, वो अब भी तुम्हारे साथ है। अब भी उसे तुम्हारी फ़िक्र होगी, वो तुम्हें ज़रूर पैगाम भेजेगी और तुम्हें उसके भेजे सारे पैगाम मिलेंगे। कभी अपने ख्वाब की सूरत में, कभी किसी तीसरे इंसान के ख्वाब की सूरत में। जब-जब तुम्हें उनकी ज़रूरत होगी, वो तुम्हारे लिए कुछ भेजेंगी। अब देखें ख्वाब में माँ आएगी, तो एक दफ़ा माला को ख्वाब आता है। क्या ख्वाब आता है? सीढ़ियाँ तारीक थी, हर तरफ जाले थे, ये सारी चीज़ें
फटते जाएँ, थोड़ा नीचे आ जाएँ, तो उसकी माँ ने चेहरा उसके करीब किया, धीरे से उसके कान में सरगोशी की, "फ्लैशलाइट ढूँढो।" फ्लैशलाइट? क्या मतलब? उसने अचंभे से उन्हें देखा, वो कुछ समझ नहीं पा रही थी। उसी पल कानों में तेज़ आवाज़ गूंजी, "हैप्पी बर्थडे टू यू।" एकदम उसकी आँख खुली, वो हड़बड़ा के उठ बैठी, नज़र अलार्म क्लॉक पे पड़ी। अब उसकी माँ उसे क्यों कहती है कि फ्लैशलाइट ढूँढो, हाँ? ख़ैर मैंने फ्लैशलाइट को गूगल किया तो मुझे पता चला कि जो फ्लैशलाइट का जो सिंबल है उसका क्या मतलब है, तो उसका मतलब है फ्रीडम, आज़ादी। मतलब उसकी अम्मा कह रही हैं कि तुम आज़ादी ढूँढो। तुम ज़्यादा से छुटकारा पा लो, आज़ाद हो जाओ। पता नहीं माला को बात समझ आती है कि नहीं। बेवकूफ़ माला, मुझसे ही मशवरा कर ले। नेक्स्ट पॉइंट इज़ मालिक। मालिक से आप लोग सारे बंदे पता नहीं क्यों इतना गुस्सा हैं। हालाँकि उस बंदे ने कोई ऐसी मशकूक हरकत नहीं की, वो बस थोड़ा ज़्यादा इंटेलिजेंट है और थोड़ा ज़्यादा समझदार है और उसको हर चीज़ के बारे में पता होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो गलत है। इसका सबूत ये है कि जब माला उससे बात करती है, वो इस्तांबुल में मतलब उसे जब कहती है कि मैंने आपसे मिलना है इस्तांबुल में, मैं 16 तारीख को होंगी। तो वो कहता है ठीक है। वो ये नहीं देखता कि मुझे टाइम है कि नहीं, मैंने इस्तांबुल में उस टाइम होना है कि नहीं होना, वो कहता है कि ठीक है। जैसे ही माला की कॉल एंड होती है, वो अपने असिस्टेंट को कहता है कि मैंने जो मेरी सारी फ्लाइट्स हैं, वो तुम डिले करवा दो, सारी मीटिंग्स कैंसल करा दो, मुझे 16 को यहीं पे होना है। अब देखिए वो माला से इतना प्यार करता है, वो माला की इज़्ज़त करता है। उसने उसको ब्रोच दिया अपनी माँ का क्योंकि वो समझता है कि माला इतनी कैपेबल है। नेक्स्ट सीन पे आ जाएँ अगर आप लोग, तो जब सारे कह रहे हैं ना कि वो जी मालिक जो है वो सरकार है, वो सरकार के साथ मिला हुआ है। कैसे मिला हुआ है? जब माहिर जो है वो मेमोरियल डिनर कर रहा होता है उसका हिलाल का, तो वो जब उसके कहते हैं ना कि वो मर गई है, तो फिर वो कहता है, "तुम लोगों को यकीन है कि वो लाश उसी की थी?" सरगोशी पे वो चौंका। अब्दुल मालिक फरीद उसके साथ आ खड़े हुए थे। उनका सूट भी स्याह था, हाथ जेबों में थे और पथरीले चेहरे पे एक गैर आरामदेह सा तासुर था। ज़ाहिर है उसी की है, बीरबल सामने देखने लगा। मुझे यकीन नहीं है, तुम्हें कब्र की खुदवाई करवानी चाहिए थी, डीएनए टेस्ट करवाना था। बेशक मैं हमेशा कहता हूँ कि वो मर चुकी होगी, लेकिन ये सब कुछ शेडी सा लग रहा है। अब देखें, वो उनको कह रहे हैं कि आप लोग डीएनए करवाओ, वो हिलाल नहीं है। अगर वो मालिक जो है वो सरकार के साथ मिला हुआ होता, तो वो क्यों कहता कि डीएनए टेस्ट करवाओ? वो क्यों कहता कि कब्र की खुदाई करवाओ? वो क्यों कहता कि ये सब शेडी सा लग रहा है, वो नहीं मरी? वो तो ये कहते हैं, हाँ, हाँ, मर गई है, ऐसे ही है। वो सरकार के साथ नहीं मिला हुआ, वो सच्ची में माहिर के साथ सिंसियर है, वो उसका चच्चा है, वो उसके साथ बुरा नहीं होने देगा, ठीक है? ये बात माइंड में बिठा लें, अब मालिक पे कोई शक ना करे। नेक्स्ट पॉइंट इज़ सरकार नगीना आंटी जो कि अपने बेटे को आज़ाद नहीं कर रही हैं, वो उसके पीछे पड़ी हुई हैं। वो उसके जिन अभी भी जाते हैं, उनकी जासूसी करते हैं, उसको सारी खबरें पहुँचाते हैं और ये जो नगीना आंटी हैं, सरकार है, ये बड़ी कोई डैश है। अब देखें उसने ज़ियाद को अकेला नहीं छोड़ा, वो ज़ियाद के अभी भी मामलात ख़राब कर रही है। कैसे ख़राब कर रही है? अब ज़ियाद इतना तो बेवकूफ़ है नहीं कि वो अपने पासपोर्ट्स वग़ैरह वो सारी चीज़ें वो सा बिल्कुल माला के सामने रख दे और माला देख ले। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ज़ियाद बड़ा चालाक है, उसने कोई अपने अंदर ऐसा लॉकर बनाया हुआ है जो सिर्फ़ उसके अंगूठे के स्कैन से ही ना ओपन होता है। तो वो अब जो उसकी सरकार है, उसके जिन ऐसे करते हैं कि उसके पासपोर्ट्स वहाँ से लेके और लॉकर में रख देते हैं जो कि माला के सामने आ जाते हैं। और फिर वो कहता है कि ज़िया सुल्तान के चेहरे का रंग निचड़ने लगा। उसने कँपकँपाते हाथों से उन्हें उठाया, फिर इतराफ़ में देखा। वहाँ कोई नहीं था, लेकिन वो वहीं थे, ये उन्होंने ही किया था। देखें जी, ऐसा ही है। जो सरकार है वो अपने बेटे को नहीं छोड़ेगी। वो उसको परेशान करने के लिए कि माला परेशान हो, वो फिर मेरे पास आए, फिर मेरी बात माने। ऐसी कंट्रोलिंग नेचर है सरकार मैडम की। अच्छा जी, तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है माहिर's गट फीलिंग। माहिर ये जो सारी बातें कर रहा है ना कि माहिर को सब पता चल जाता है, कैसे पता चल जाता है? देखिए मैंने ना निम्रा अहमद की एक बुक है मैं अनमोल वो पढ़ी है, तो उसमें उन्होंने एक चैप्टर है गट फीलिंग का। उसमें उन्होंने बताया कि एक बंदा होता है और उसकी गट फीलिंग बहुत अच्छी होती है और वो जो कुछ मतलब उसका जो दिल कहता है ना, वही होता है। उसका दिल क्यों ऐसे उसको बता देता है कि अब ये सच है, ये झूठ है, उसको क्यों बता देता है? क्योंकि वो ईमानदार होता है अपने काम के साथ। जो बंदा अपने काम के साथ ईमानदार होता है, उसको इशारे मिल जाते हैं कि ये चीज़ सही है, ऐसे होगा, वैसे होगा। तो उन्होंने वो वाली जो चीज़ है, वो इसके अंदर डाली है माहिर के अंदर, उस बंदे की स्टोरी में से। तो माहिर जो है उसे सब पता चल जाता है। एक तो ये पॉइंट है या फिर ऐसा पॉइंट होगा आप देखें जो हूर जहाँ बेगम हैं, तो वो जब अपनी बेटी को इशारे दे रही हैं, ख्वाब में बता रही हैं सब कुछ, तो माहिर की माँ भी तो उसे बता सकती है ना। माहिर की ख्वाब में भी तो उसकी माँ आके उसकी हेल्प कर सकती है। उसकी माँ ने शायद उसको बताया हो माहिर की कि यार ये ऐसे है, व्हाइट बाल हैं, ऑरेंज कपड़े हैं, ये सारा कुछ, हो सकता है ना?
खैर उसकी जो गट फीलिंग है वो उसको बताती है जब उसकी टांग टूट जाती है और माला आती है कैफ़े में, तो उनकी आपस में मुलाकात होती है, तो माहिर उसको कहता है, "हिलाल इस अक्टूबर 11 साल की हुई होगी। वो बहुत, बहुत प्यारी बच्ची है, बहुत स्मार्ट।" वो अभी तक उसकी आँखों में देख रही थी। हाँ, वो नमी थी, उसकी आवाज़ में भी वही नमी थी, गीला-सा कुछ। "तुम मुझसे नफ़रत करती हो, जानता हूँ। करती रहो, सारी उम्र करती रहो, लेकिन तुम हिलाल को नहीं जानती। वो बहुत प्यारी है। वो मेरी ज़िंदगी में आने वाली सबसे बड़ी खुशी है और वो मुझसे खो गई है, क्योंकि मैं अपने आप को सँभाल नहीं सका था। मैंने खौफ़ के आगे हथियार डाल दिए थे। तुम नहीं जानती कशमाला मुबीन कि वो वक़्त कैसा होता है जब इंसान को वो आवाज़ें सुनाई दें जो होती नहीं हैं, वो चेहरे दिखाई दें जो वजूद नहीं रखते। माला लम्हे भर के लिए पलक झपकना भूल गई। वो मेरी वजह से खोई थी, लेकिन वो मरी नहीं है, वो ज़िंदा है और वो कहीं छुपी हुई है। वो अकेली है, मैं यहाँ महसूस कर सकता हूँ। उसने सीने पे उँगली दी। पानी अभी तक उसकी आँखों में था, वो पलक तक नहीं झपक पा रही थी। उसको मदद चाहिए, मेरी मदद, तुम्हारी मदद। वो अकेली है, लेकिन वो खौफ़ज़दा नहीं है, वो बहुत बहादुर है। मैं इतना जानता हूँ कि हिलाल और मैं एक-दूसरे को ढूँढ लेंगे, लेकिन उसने नाक से गीली साँस अंदर खींची। लेकिन मैं तुमसे सिर्फ़ एक बात चाहता हूँ। उसके लहज़े में मिन्नत थी। वो वाक़ई पलक तक नहीं झपक पा रही थी। सिर्फ़ एक बात, तुम्हें जब भी मौका मिले, जब भी, उसने ज़ोर दिया। फिर से नाक से गीली साँस अंदर खींची। तो तुम हिलाल की मदद ज़रूर करोगी। हिलाल वो वक़्त है जिसमें मेरी जान है और तुम उसको उस जादूगर की कैद से ज़रूर निकालोगी। मेरे किए की सज़ा तुम हिलाल को नहीं दोगी। क्या तुम मेरे लिए सिर्फ़ इतना कर सकती हो? अब देखिए माहिर को इतनी सारी चीज़ें पता हैं कि जी हिलाल है, वो अकेली है, वो ठीक है और वो परेशान भी नहीं है, सारी बातें पता है। माहिर की ना गट फीलिंग बड़ी स्ट्रॉन्ग है। नेक्स्ट सीन पे आ जाएँ जी। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि डिफरेंट नेम्स यूज़ हुए हैं, शायद ये निम्रा से गलती हो गई है या शायद इसमें भी कोई चीज़ है। जब मुईद बताता है कि वो मेरी क्लास फ़ेलो है, शफ़क़ माँ की डेथ पर आई थी, यहाँ पे शफ़क़ बताता है। बाद में वो बताता है कि फ़रवा, माहिर को बताता है कि फ़रवा है, वो मेरी मंगेतर। अच्छा, इसके अलावा जब जो रामीन का हस्बैंड है, जहाँ पे लिखा हुआ है ज़ियाद और तैफूर, रामीन का शौहर। लेकिन आगे लिखा हुआ है अस्सलाम वालेकुम भाभी, कैसी हैं आप? वो रामीन का शौहर है, वो हारून था। देखें तो यहाँ पे डिफरेंट नेम्स यूज़ हुए हैं। अब जी मेरे पॉइंट्स खत्म हो गए हैं, अब मैं आपको सिर्फ़ ये बताना चाहती हूँ कि फ्यूचर में क्या होगा। हा, हा, हा। काफ़ी कुछ ऐसा हो सकता है, अब देखें लॉजिक से बात करते हैं। लॉजिक से बात ये करते हैं कि नॉवल का क्या नाम है? माला। माला मेन कैरेक्टर है। अब तक माला बहुत बोंगी सी थी, मतलब सबके इशारों पे नाच रही थी। जैसे उससे सरकार करवा रहा था, वो वैसा ही कर रही थी। वो खुद से कुछ नहीं कर रही थी। तो वो उसके हाथ-पाँव एक तरह से कैद थे, ठीक है? तो वो कुछ नहीं कर रही थी। नाम है नॉवल का माला, तो माला मेन चीज़ है, मेन लीड है, मेन पॉइंट है। माला ने ही सब करना है, माला ने ही शादी की है, माला ही दुखी होगी, माला ही ज़ियाद के हाथों मैनिपुलेट होगी, दुखी होगी, फिर शायद मार भी खाए। लेकिन एट द एंड वो ये सारी चीज़ों से खुद को निकाल लेगी, सब चीज़ें फिक्स करेगी, अपने बहन-भाइयों की ज़िंदगियाँ ठीक करेगी, वो हिलाल को भी ढूँढेगी, हिलाल और माहिर को मिलवा भी देगी और वो खुद की जान भी ज़ियाद से छुड़वा लेगी किसी न किसी तरह क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग है और फिर वो शायद माहिर से शादी करे या ना करे। शादी से निम्रा ने कहा है कि निम्रा को शादियों का कोई ख़ास शौक नहीं है हीरो-हीरोइन्स की। मुझे लगता है कि वो किसी कैरेक्टर को मरवाएँगी, ज़ियाद को या फिर माहिर को। ज़ियाद को अगर मरवा देंगी ना, लेकिन वो ऐसे नहीं मरेगा, वो बहुत इमोशनली आप उसके साथ जब अटैच हो जाएँगे, तब वो मरेगा और आपको उसका दुःख लगेगा, उसका जब वो मरेगा। या तो वो मरेगा या फिर माहिर मरेगा। अब देखिए माहिर को वो मेन नहीं बना रही हैं, नॉवल का कुछ ऐसा नाम नहीं है, नॉवल का नाम है माला। माला रहेगी, हर हाल में रहेगी। माहिर मरेगा या ज़ियाद मरेगा, दोनों में से कोई तो मरेगा। खैर, हमें क्या। बीरबल की देखें यार, बीरबल के यहाँ बड़े ब्रेकअप्स हो रहे हैं। मुझे नहीं लगता इस पूरे नॉवल में बीरबल को कोई सिंसियर बंदा मिलेगा। बेचारा बहुत मासूम है और माहिर भी। मुझे कभी-कभी बीरबल का दुःख लगता है कि उसका बिज़नेस क्यों नहीं सेट, वो पैसे क्यों माँगता है? यार इतना बड़ा हो गया, उसे शर्म नहीं आती? सच्ची में शर्म नहीं आती। और एक और वो जो घर है वो बीरबल के नाम माहिर ने करा दिया, सो स्वीट और मुझे नहीं लगता कि बीरबल को पता होगा। ख़ैर, इसके अलावा क्या होगा जो नगीना आंटी हैं, वो तो मरेंगी ही मरेंगी ऑब्वियसली वो बीमार हैं। वो जब मर जाएँगी तब ज़्यादा अकेला हो जाएगा।
इसके अलावा जो ज़ियाद है, वो जब उसके घर जाता है नैनी के मतलब माहिर के, तो वो किस तरह हीरो की तरह जाता है। पहले खामोशी से बैठा रहता है, कोई डरता नहीं है, खामोशी से बैठा रहता है, फिर आराम से पिस्टल निकाल के चल पड़ता है। मतलब वो पहले भी ना जनाब साहब ऐसे बहुत से काम कर चुके होंगे। वो एक्सपीरियंस्ड बंदा लग रहा है मुझे। तो देख लें आप, पता नहीं माहिर बचता है कि नहीं बचता, बच जाएगा। ख़ैर, अगर आपको ये मेरा इतना लंबा तबसरा अच्छा लगा है, वैसे मुझे नहीं लगता अच्छा लगा होगा क्योंकि मैं थक गई हूँ, बोर होने लग गई हूँ। शायद आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कर दें अगर नहीं किया हुआ पहले से, और अगर सब्सक्राइब भी किया हुआ है पहले से तो लाइक तो ज़रूर कर दें। इससे मुझे हिम्मत मिलती है, हौसला मिलता है। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।